Hello dear, welcome to all of you. Today we will learn poetry section standard 12th 2.5 Father returning home. पिताजी घर वापस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इस कविता को, जो कि बहुत ही प्यारी कविता है और यह कविता कवि ने अपने पिता को डिवोट करते हुए लिखे हैं। इनके इस कविता के राइटर हैं, कंपोजर हैं दिलीप चित्रे सर। दिलीप चित्रे अपने पिता की कंडीशन को देखे और उन्होंने इस कविता के माध्यम से उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त किया है। तो चलिए देखते हैं। आइस ब्रेकर में सबसे पहले मैं आपको डियर बता दूं, आइस ब्रेकर के फर्स्ट 4 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हो, आपको क्या करना, डिस्कस विथ योर पार्टनर द डिफिकल्टीज दैट यू फेस व्हाइल कंप्यूटिंग टू एंड फ्रॉम द कॉलेज बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यानी कहने का मतलब आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप हो और क्या प्रॉब्लम, क्या कम्यूटिंग फेस करते हो, उसका डिस्कशन आपको करना है। डियर, इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में पीडीएफ के रूप में अटैच करूंगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकेंड। द सिमिलर प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द अदर कम्यूटर्स ऑन द वे टू देयर वर्क प्लेस, इमेजिन देयर प्लाइट एंड सजेस्ट 3 सॉल्यूशंस। यहाँ पे वो तो आपको कम्यूटिंग फेस करना था किसमें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। अब यहाँ पे अनदर प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को, उस समस्या को कैसे आप सॉल्व करोगे, उसका सॉल्यूशन कैसे पाओगे, उसका आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ए एंड बी को आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट में हमसे पूछा जा रहा है द वे आवर एल्डर्स टेक केयर ऑफ अस। वे मार्ग, जिन मार्ग के माध्यम से हमारे बड़े हमारी मदद करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, वो बताना है। दूसरे में द वे यू कैन टेक केयर ऑफ एल्डर्स इन योर फैमिली। आप अपने फैमिली के बड़ों का कैसे देखभाल कर सकते हो, इसका आंसर आपको देना है। तो मैं इसका भी आंसर आपको दिया हूँ पीडीएफ के रूप में। राइट योर ड्यूटीज टूवर्ड्स द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे फैमिली और स्कूल की ड्यूटी के बारे में बताना है कि फैमिली के पेरेंट्स, सिबलिंग और ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल और कॉलेज में टीचर्स और क्लासमेट के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, ये आपको फिल करना है। डियर, इन चारों पॉइंट का आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में पीडीएफ के रूप में अटैच करके दिया हूं। चलिए देखते हैं राइटर के बारे में और उसके पश्चात पोएट्री के बारे में। दिलीप चित्रे 1938 to 2009 ये उनका टाइमिंग है। दिलीप चित्रे एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे इंडियन इंग्लिश और मराठी राइटर हैं, जिन्होंने बहुत सारी रचनाओं को लिखा है। वॉज ए सेलिब्रेटेड बिलिंगुअल पोएट, जो कि वो कैसे कवि हैं, एक द्विभाषी कवि हैं। बिलिंगुअल मतलब होता है द्विभाषी कवि हैं। एंड ट्रांसलेटर विथ रिमार्केबल वर्क, और वो एक अच्छे से ट्रांसलेटर हैं। किस भाषा में, मराठी एंड इंग्लिश, मराठी और अंग्रेजी भाषा के वो ट्रांसलेटर हैं। हिज वर्सटाइल क्रिएटिविटी, उनकी वर्सटाइल मतलब होता है, नोट कर लीजिए, प्रतिभाशाली। उनकी जो प्रतिभाशाली रचनाएं हैं, एक्सटेंड टू पेंटिंग, फिल्म मेकिंग, वो कंप्लीटली किस तरफ झुकाव देता है, फिल्म मेकिंग की तरफ। एंड हिज नोटेबल कंट्रीब्यूशन, और उनका सहयोग जो है वो स्पेशली एज ए मैगजीन कॉलमनिस्ट, एक मैगजीन पत्रिका के स्तंभ लेखक के रूप में माने जाते हैं। ही रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड, उनको सम्मान के तौर पर एक गौरवशाली साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया। बोथ फॉर पोएट्री एज वेल एज हिज वेल नोन ट्रांसलेशन वर्क, उनकी कविता के लिए और उनके ट्रांसलेशन वर्क के लिए उनको
नवाजा गया। किससे? साहित्य अकेडमी पुरस्कार से। सेज, उन्होंने बतलाया, क्या बतलाया? सेज। तुका, उन्होंने एक ट्रांसलेटर का टाइटल दिया, सेज तुका। तुका मतलब होता है तुकाराम, जैसा कि आगे जिक्र है। पॉपुलर अभंग, जो कि एक अभंग गीत गायक है, स्पिरिचुअल कविता, धार्मिक कविता लिखते हैं, बाय संत तुकाराम, संत तुकाराम के नाम से जाने जाते हैं। उनकी रचनाओं को उन्होंने मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। He had started translation of literary work of saint in मराठी। उन्होंने मराठी के कवि संत तुकाराम की रचनाओं को 16 वर्ष की एज में ही ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। एक्साइल्ड, एलिएशन, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, अब यहाँ पे बताया गया है एक्साइल, सेल्फ, एक्साइल मतलब होता है देश निकाला होना, एलिनेशन होता है एक अन्य प्रकार के संक्रमण से जिसको कि देश से निकाला कर दिया गया है। डिसइंटीग्रेशन विघटन के रूप में, एंड डेथ आर ऑब्जर्व टू द मेजर थीम्स, जिसमें कि मृत्यु के बारे में उनके जिक्र किया गया है ऑफ हिज वर्क्स, उनकी रचनाओं में। मीन्स व्हाट्स द प्रॉब्लम तुकाराम ऑलरेडी फेस्ड इन हिज लाइफ, ही ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन हिज वर्क। ओके, दिस पोएम इज, कविता के सारांश पे आइए। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन ए केज। यह कविता जो है वो लिया गया है ट्रैवलिंग इन ए केज से। इट ड्रॉज ए पोर्ट्रेट ऑफ द सबर्बन कम्यूटर, और यह रचना जो है वह एक प्रकार का ऐसा शब्द चित्र है जो कि सबर्बन के लोगों के लिए, अब सबर्ब किसको कहते हैं? जैसे सबर्बन, सबर्ब्स उसको बोलते हैं जो शहर और गांव दोनों के बीच में निवास करने वाला हो। तो शहर और गांव के बीच में आने जाने वाले लोगों के लिए उन्होंने ये कविता लिखा है। इट डिपिक्ट्स हिज डल, मोनोटोनस, एग्जॉस्टिंग एंड इक्विलिब्रिएबल डेली रूटीन। उन्होंने इट डिपिक्ट्स, उन्होंने चित्रित किया है, डिपिक्ट्स मतलब चित्रित किया है, हिज डल मोनोटोनस, अपने उस निराशा से भरे रचना में, एग्जॉस्टिंग एंड इक्वली, एकदम परेशान और दयनीय स्थिति को उन्होंने अभिव्यक्त किया है जो डेली रूटीन में व्यक्ति सफर कर रहा है, अर्थात शहर से लेके गांव तक, गांव से लेके शहर जाने की जो एक्टिविटी है, लोगों का आना जाना है, उस स्थिति में लोग कितनी प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उसका जिक्र इन्होंने किया है। इट डिस्क्राइब्स ए फोर्स्ड एलिएशन एट होम, और इसके बावजूद भी उन्होंने यह भी वर्णित किया है इस कविता में कि इतने दूर से थके मादे आने के पश्चात भी हमारे पेरेंट्स घर पर भी कितनी प्रकार की समस्याओं को झेलते हैं या कितनी दुखों का सामना करते हैं, उस प्रकार की समस्त बातों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विच ही रिफ्लेक्ट थ्रू द स्टेल फूड, जो कि उन्होंने प्रदर्शित किया कि हार्ड वर्क करने के पश्चात भी जब हमारे पेरेंट्स घर आते हैं तो उनको बासी रोटी दिया जाता है खाने के लिए, और इसके साथ साथ लैक ऑफ शेयरिंग, और यहाँ तक कि उनसे कुछ बच्चे हमारे, यानी उनके बच्चे, नाती पोते, उनके सगे संबंधी उनसे कुछ शेयर भी नहीं करते, उनके दुख तकलीफ को भी नहीं पूछते कि आप कैसे आए, कैसे नहीं आए, आपको क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे अपने में व्यस्त रहते हैं और अपने पेरेंट्स को केयर टेक नहीं करते हैं। इन सब चीजों की वो उन्होंने पूर्ण रूपेण एक ओपनली शब्द रचना अभिव्यक्त किया है। His children refuse to share their joys, उनके बच्चे अर्थात उनके पेरेंट्स के बच्चे जो हैं क्या करते हैं, वो अपने जॉयज, अपने सुखों को, आनंद को, हंसी मजाक को और अपने दुख को वो क्या करते हैं, किसी से शेयर, अपने फादर से शेयर नहीं करते हैं। हु एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या होता है, फोर्स टू रिटायर इनटू सॉलिट्यूड, और वो उनके ऊपर दबाव डालता है जिसके माध्यम से वो एकांत में चले जाते हैं। अभी पढ़ाना, खांसी आ गई, पानी खत्म हो गया। कौन है?
बबली सुनना, मंगाई हूँ। This very painful loneliness is a symbol of man's isolation. वास्तव में यह बहुत ही एकांकीपन का बहुत ही दर्द भरी घटना है और एक ऐसा प्रतीक है जिसमें जो कि यह एक प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करता है कि मानव कहाँ पहुंच गया है, आइसोलेशन में। आइसोलेशन मतलब एकाकीपन में पहुंच गया, एकांतवास में आ गया है। किस वजह से? अपनी फैमिली की वजह से। फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड, और उसको ऐसा लगता है कि वास्तव में वो कहाँ पहुंच गया है, इंसान के द्वारा बनाए हुए संसार में पहुंच गया है। हे ईश्वर, वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया संसार खत्म हो चुका है, अब आर्टिफिशियल संसार बन गया है जो कि मानव के द्वारा निर्मित है। तो प्रस्तुत कविता में दिलीप चित्रे स्पेशली अपने फादर की रियल कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यह कविता एक फ्री वर्स कविता है जिसमें तुकबंदी नहीं है, लय आपको मीन्स राइमिंग वर्ड नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पोएट्री की तरफ। फादर रिटर्निंग होम मीन्स यहाँ पे कवि दिलीप चित्रे बता रहे हैं कि उनके पिताजी जॉब से घर वापस आ रहे हैं। अब वापस आते वक्त ट्रेन में ट्रैवलिंग पीरियड में किन किन समस्याओं का सामना करते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप लाइन टू लाइन इसके डिटेल हिंदी एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन मिक्स को सुनते चलो। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, मेरे पिताजी लेट इवनिंग ट्रेन यानी देर शाम से निकलने वाली ट्रेन से यात्रा करते हुए घर की तरफ आते हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, जो कि खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? अमंग द साइलेंट टू कम्यूटर्स, आने जाने वाले लोगों के बीच में। जैसा कि आप वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो में दिखेगा या आप सब देखे होंगे कि ट्रेन के अंदर लोग कैसे खड़े रहते हैं, ठीक उसी सिचुएशन का यहाँ पे दिलीप चित्रे अपनी कविता के माध्यम से चित्रित कर रहे हैं। एकदम सारे के सारे पैसेंजर्स एकदम साइलेंट मोड में ट्रेन के हैंडल को पकड़ करके खड़े हुए हैं। इन द येलो लाइट, पीले प्रकाश में, डिम लाइट हो चुकी है यानी लाइट में, येलो लाइट में। सब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज, और मेरी पिताजी भी उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं ठीक उन्हीं कम्यूटर्स की तरह, और वो भी एक एंगल को पकड़े हुए लटके हुए हैं और कोई किसी से कोई वार्तालाप नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट लाइन में सब स्लाइड पास हिज अनसीइंग आईज, थाने से के पास से गुजरने वाली ट्रेन की आसपास ईस्ट और वेस्ट में दाएं बाएं बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे हैं, शहर हैं जो कि गांव जैसे दिख रहे हैं, शहर जैसे दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें दिख रही हैं, वो सारी की सारी उनकी आंखों से अनदेखी हैं। अर्थात वो अपने काम से इतने थके हुए हैं कि वो साइलेंटली क्या कर रहे हैं, चुपचाप उस ट्रेन का आनंद लेते हुए चले आ रहे हैं और न दाएं देख रहे हैं और न बाएं, अर्थात ये शहर उनसे अनजान है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ लाइन में हिज शर्ट एंड पैंट्स, उनके शर्ट और पैंट जो हैं आर सॉगी, जो कि गीले हो चुके हैं। एंड हिज ब्लैक रेनकोट, और वो बारिश से बचने के लिए ब्लैक रेनकोट लिए हुए हैं जो कि वह भी भीगा हुआ है, यानी मानसून का टाइमिंग है, बारिश का सीजन है और जिसकी वजह से उनके शर्ट और पैंट गीले हो चुके हैं और यहाँ तक कि ब्लैक कोट भी उनका गंदा हो चुका है। स्टैंड, जिसमें कि धब्बे लग गए हैं। नेक्स्ट लाइन में स्टैंड मतलब धब्बे लग गए हैं विथ मड, किसके? कीचड़ के। एंड इज बैग, और उनका जो बैग है स्टफ्ड विथ बुक्स, पुस्तकों से भरा हुआ है जो कि थोड़ा सा फटा भी हुआ है या जिप उसकी ओपन हुई है और पुस्तकें इधर उधर गिर रही हैं।
इज फॉलिंग अपार्ट, इज फॉलिंग मतलब इधर उधर दूर कहीं न कहीं अलग थलग पड़ रही है। हिज आइज डिम्ड बाई एज, और हिज मतलब उनके फादर की यानी ओल्ड एज में आ गए हैं, उनके पिताजी की आंखें उम्र की वजह से डिम पड़ गई है, धुंधली हो गई है, अब उनको कम दिखाई दे रहा है। अर्थात अब तक में दिलीप चित्रे ने अपने पिता की उस सिचुएशन को बताया कि ट्रेन में सफर करते हुए वो कैसे सफर कर रहे हैं, और उनकी ओल्ड एज के भी बारे में उन्होंने एक कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। ओके, फेड, नेक्स्ट लाइन में फेड होमवर्ड, वो घर की तरफ मुरझाए हुए से चले जा रहे हैं। थ्रू द ह्यूमिड मानसून लाइट, यद्यप मानसून जो है वो कैसा है, बारिश का मौसम है, नम भरा है, ह्यूमिड मतलब आर्द्रतापूर्ण मौसम बन चुका है और रात का समय है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अब मैंने उनको ट्रेन से उतरते हुए देखा। डियर, यहाँ पे बहुत लाजवाब लाइन बताई गई है और इस लाइन को आप विशेष करके ध्यान देना, चूंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पुटअप किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि मैंने अपने पिता को ट्रेन से उतरते हुए देखा, कैसे, लाइक ए वर्ड। अब यहाँ पे लाइक वर्ड आया है, इसका मतलब इसमें सिंपली फिगर ऑफ स्पीच आया है। लाइक ए वर्ड ड्रॉप फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस, ऐसे मेरे पिताजी उतर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक लंबे वाक्य से कोई शब्द टूट के बिखर गया हो या निकल गया हो, या धागे में पिरोई हुई कोई एक मोती जैसे गिर गई हो। ठीक उसी तरह से वो भीड़ में एकदम अकेला नजर आ रहे हैं। ओके, He hurries across the length of the grey platform, और वो जल्दबाजी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। किस तरफ? लेंथ ऑफ ग्रे प्लेटफॉर्म, भूरे रंग का, अर्थात ऑलरेडी जो कि सीमेंट, बालू और रेती से बना हुआ प्लेटफॉर्म है जो कि ग्रे कलर में दिख रहा है, उस रास्ते को, उस प्लेटफॉर्म को वो जल्दबाजी में पार करते हैं। ओके, इसके पश्चात यहाँ पे क्या बताया जा रहा है वो आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में। He hurries across the length of the grey platform, यहाँ पे आपने देखा क्या बताया गया कि वो जल्दबाजी में भूरे रंग के, अर्थात उस सीमेंट और बालू से बने हुए किसके क्या कहते हैं उसको, प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं। क्रॉसेस द रेलवे लाइन, उसके पश्चात वो आगे की तरफ प्लेटफॉर्म से उतरते हैं और रेलवे लाइन को पार करते हैं। इंटर्स द लेन, और अपने घर की गली की तरफ बढ़ जाते हैं। हिज चप्पल्स, उनके चप्पल आर स्टिकी, जो कि चिपचिपे हो गए हैं, विथ मड, कीचड़ लग गया है। बट ही हरीज अनवर्ड, लेकिन उनको उस चीज का ध्यान नहीं है और वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ, मतलब अपने घर की ही तरफ जल्दबाजी में बढ़े चले जा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब उनको अपने फिजिकली, अपने शरीर का कोई भी होश हवास नहीं है, बस काम से थके मादे वो अपने घर की तरफ और अपने बच्चों से मिलने के लिए चले जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, होम अगेन, फिर से वो घर पे पहुंच गए। आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, और फिर मैंने उनको ठंडी चाय पीते हुए देखा। अर्थात कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं है जो उनको केयरटेक करने वाला हो, अर्थात वो ठंडी चाय पीते हैं। और लास्ट में उनको खाने के लिए नाश्ते में क्या मिल रहा है, ईटिंग स्टेल चपाती, और उनको बासी रोटी दिया जाता है और वो बासी रोटी खाते हैं। तो डियर, यहाँ पे जो ईटिंग स्टेल चपाती है वो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि कभी गरीबी का भी जीवन जिया है और उस गरीबी के जीवन को के बारे में जिक्र किया गया है। अर्थात किस तरह से पेरेंट्स की यहाँ पे देखभाल हो रही है, कवि इस कविता के माध्यम से बता रहा है और हम सबको सजग भी कर रहा है कि कहीं आप ऐसा अपने पेरेंट्स के साथ ना करें। रीडिंग ए बुक, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, रीडिंग ए बुक, अब वो पुस्तकों का अध्ययन करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनसे बात करने वाला
नहीं है, इसलिए उस एकाकीपन को अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो पुस्तकों का अध्ययन करते। जैसा कि आप यहाँ पे देखो, वीडियो में देख रहे हो, चित्र में कैसे ट्रेन की सीन को दिखाया जा रहा है, ठीक वही सीन यहाँ पे दिलीप चित्रे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में कवि क्या बता रहा है वो जानने का प्रयास करते हैं। ही गोज इनटू द टॉयलेट, बाद में चाय और रोटी खाने के बाद वो कहाँ जाते हैं? टॉयलेट जाते हैं, मतलब वॉशरूम में जाते हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए। टू कंटेम्पलेट, और वॉशरूम में जाने के बाद, उस टॉयलेट में जाने के बाद वो क्या कर रहे हैं? गहराई की सोच में डूब गए, अर्थात उस टॉयलेट में गए और वो गहराई की सोच में डूब गए। मैंस इंस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, और वो किस चीज के बारे में सोच रहे हैं? मैंस इंस्ट्रेंजमेंट। मैंस इंस्ट्रेंजमेंट का मतलब थिंक डीपली, वो एलिएशन मतलब किसी भी प्रकार की संधि विच्छेद करना या अलगाव के बारे में वो सोचने लगते हैं गहन रूप में। किसके? मैन मेड वर्ल्ड, इंसान के द्वारा बनाए गए संसार के बारे में। कमिंग आउट, अब वो वॉशरूम से अर्थात टॉयलेट से बाहर आ रहे हैं। कमिंग आउट, बाहर आते हैं। ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, वह लड़खड़ाते हुए, लुढ़कते हुए या लड़खड़ाते हुए, हिलते डुलते हुए वो सिंक, वॉश बेसिन के पास पहुंचते हैं। आगे क्या होता है? अपने हाथ को धुलते हैं। फिर द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हेड, और ठंडा पानी जो है वो उनके भूरे हाथों में, जो कि मेहनत करते करते खड्डे पड़े हुए हैं, उन हाथों से वो पानी की धार नीचे की तरफ बूंद बूंद करके गिर रही है। और अ फ्यू ड्रॉपलेट्स, कुछ पानी की बूंदें, क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट, और उनकी कलाई के बालों में, अर्थात उनकी कलाई के में कुछ बाल हैं, उन बालों पे वो पानी चिपका हुआ नजर आ रहा है। हिज सोलन चिल्ड्रेन, उनके, अब हिज मतलब उनके फादर दिलीप चित्रे के, ये कहिए या हम सब के पिता के बच्चे। हिज सोलन चिल्ड्रेन, उनके वो बैड टेम्पर्ड, यानी बैड, सोलन मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, मतलब रूठे हुए, नाराज हुए या थोड़ी सी अलग मिजाज की जिंदगी जीने वाले उनके जो बच्चे हैं, है ऑफन रिफ्यूज टू शेयर, वो प्रायः इनकार करते हैं, शेयर करने से इनकार करते हैं, अर्थात वो अपने पेरेंट्स से उन सब चीज़ों को शेयर नहीं करते। अच्छाई बुराई, हंसी मजाक, ठहाके, ये सब वो अपने पेरेंट्स से नहीं लगाते हैं। जोक्स एंड सेक्रेट्स विथ हिम, क्या नहीं सेक्रेट शेयर करते? जोक्स एंड सेक्रेट, हंसी मजाक और कुछ रहस्य की बातें उनके बच्चे वो अपने पिता से शेयर करने से हटते हैं। ही विल नाउ गो टू स्लीप, अब पेरेंट्स जो है, फादर जो है, वो कंप्लीटली एकदम ऊब चुके हैं एक अकेलेपन से। जब उनके बच्चे उनसे अपने दुख सुख को या अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं तो पेरेंट्स भी अकेलापन महसूस करते हैं, और उस अकेलेपन में दिलीप चित्रे के फादर क्या कर रहे हैं? सर के फादर वह सोने के लिए चले जाते हैं, अर्थात वह बिस्तर पर पहुंच जाते हैं। क्या है कि अकेलापन हर व्यक्ति को बहुत ही फ्रस्ट्रेट करता है, बहुत ही डोमिनेट करता है, और हर व्यक्ति अकेलेपन को झेल नहीं सकता है। इसलिए वो भी कहाँ चले जाते हैं? उस अकेलेपन को दूर करने के लिए सोने के लिए घर चले जाते हैं। ही विल नाउ गो टू स्लीप, अब वो सोने के लिए चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, अब वो क्या करते हैं? अपने उस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो एक निश्चल चलने वाली, जिसको कि हम कहते हैं शफल, आता है ना एक वर्ड, और आप देखते होंगे म्यूजिक आप सुनते होंगे तो सफल कर देते, उसमें अगेन एंड अगेन वही गीत बजता है, तो ठीक एक ही प्रकार का, एक ही धुन में बजने वाला गीत वो बार बार सुनते हैं, और उनको उनके गीतों में दूसरा बदलाव नजर नहीं आता है। ड्रीमिंग, और वो स्वप्न देखने लगते हैं। क्या स्वप्न देख रहे हैं? अभी भी पिता अपने बच्चों के लिए ही स्वप्न देख रहा है, उन बच्चों के लिए स्वप्न देख रहा है जो बच्चे उनसे अपने दुख सुख और अच्छाई बुराई, हंसी मजाक को शेयर नहीं कर रहे हैं, न तो उनके दुख सुख को बांटने का प्रयास कर रहे हैं।
पर कहते हैं ना, पिता पिता होता है, तो आज भी वह पिता अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है। He will now go to sleep. अब वह सोने के लिए जाएंगे। और listening to the static on the radio, और वो अब पुराने गीत जो कि एक ही धुन में निश्चल बजने वाला संगीत है, उस संगीत को सुनेंगे। एंड ड्रीमिंग, और स्वप्न देखते हैं। ऑफ हिज एंसेस्टर, अपने पूर्वजों के बारे में सोचते हैं, अपने पूर्वजों के लिए स्वप्न देखते हैं। एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, और अपने नाती पोते के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एक एंटीथेसिस का भाव दिया गया है। एंसेस्टर मतलब पूर्वज, ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब नाती। तो पूर्वज मतलब पास्ट हो गया, और ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब होता है फ्यूचर, आने वाला। तो अर्थात यहाँ पे कवि बहुत ही बढ़िया ढंग से एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, और उसमें उन्होंने ये प्रेजेंट किया है कि पास्ट और फ्यूचर का यहाँ पे जिक्र किया गया है, प्रेजेंट को कवि भूल गया। अर्थात पेरेंट्स, अर्थात हमारे माता पिता अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपने वर्तमान के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि अपने भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते हैं। थिंकिंग, और वो सोचते क्या हैं? ऑफ नोमैड्स इंटरिंग। नोमैड्स मतलब एक अनिकेतन रूप में, यानी बंजारे लोग किस प्रकार से, कहां से आते हैं और कहां पे चले जाते हैं इस संकीर्णतम गली में, या इस उपमहाद्वीप में वो कहां पे कैसे खो जाते हैं। सब कॉन्टिनेंट थ्रू द नैरो पास। तो दिलीप चित्रे की ये बहुत ही प्यारी कविता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपने पिता के प्रति पूर्ण सहानुभूति को अभिव्यक्त किया है, और उसके माध्यम से उन्होंने सबर्बन एरियाज में वर्क करने वाले सभी पेरेंट्स के लिए यह गीत और यह डिवोशन उन्होंने दिया है। और इस गीत के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो अवश्य ही अपने पेरेंट्स के बारे में सोचेगी, और अपने पेरेंट्स के भार को हल्का करेगी, उनका सहयोग करेगी और उनका सम्मान करेगी। कहते हैं हमारा अपना एक समाज है डियर, तो हमारे पेरेंट्स का भी अपना समाज है। ठीक है, हम सबको मिल करके एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि चाहे हम हों चाहे ओल्ड एज के लोग हों, सबको साथ की जरूरत होती है, सबको एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और एक बात और बता दूं, इसका आंसर हम आपको पीडीएफ के रूप में वीडियो के अंत में अटैच कर रहे हैं, जिसमें आइस ब्रेकर और ब्रेन स्टॉर्मिंग दोनों इंक्लूड किया गया है।